हेलो प्यारे बच्चों, CWH साइंस में आपका स्वागत है। प्रीवियस हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है पूरी तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। एनसीईआरटी के हिसाब से ये 2 चैप्टर अलग अलग हैं। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। आज पूरी कोशिश करेंगे कि इसका सारा ऑब्जेक्टिव हो जाए। उसके बाद सब्जेक्टिव, इसमें बहुत कम भी क्वेश्चन है। ये हमको लगता है 2 या 3 वीडियो में समराइज हो जाएगा पूरी तरीके से ये पूरा चैप्टर। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ कमल प्रजापति। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, ओम्स लॉ इज फॉलोड बाय। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप जान लीजिए कुछ इसमें से मेन चीज़ों को, है ना। मेन चीज़ों को कहने का मतलब है, जैसे ओम्स लॉ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है ना, पहला। दूसरा, एक रेसिस्टर जो डिपेंड करता है रो एल बाई ए पर, है ना, या ये रेसिस्टेंस है, रेसिस्टिविटी है। थर्ड, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, आई बराबर एन ई ए आई एन ई और आपका होगा ई ए भी डी, जहाँ पर आई जो है करंट है, ये एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, भी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, चौथे यदि हम लोग बात करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो रिलेशन है, ये क्वेश्चन इस बार आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। आएगा जब सब्जेक्ट में तो हम लोग उसको देखेंगे। तो हम लिख सकते हैं भी डी इक्वल टू माइनस ई और ये टाउ ई सॉरी ई टाउ तो ऊपर ही हो जाएगा। टाउ है आपका रिलैक्सेशन टाइम, ई टाउ ये ई है, और ये बाई एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर ई क्या है इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉक रिलैक्सेशन टाइम, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, और ये भी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। एक चीज और आएगा आपका जे बराबर सिग्मा ई, ये ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है, जिसको हम लोग इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, है ना। और करंट डेंसिटी जे इक्वल टू होता है आपका आई बाई ए। ठीक, ये इस तरीके से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे लिंक रहेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन लिंक रहेगा यही सब कंसेप्ट से, उसको हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका सब्जेक्टिव, तो कुछ कुछ जो इसमें से इस चैप्टर में से जो भी कंसेप्ट आएगा या तो फिर जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा उसको हम लोग देखते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये डिस्क्रिप्शन था कुछ चैप्टर का, उसको हमने बताया। फर्स्ट देखिए, ओम्स लॉ इज फॉलोड बाय। ओम्स लॉ फॉलो किसके लिए करता है? देखिए, ओम्स लॉ हमेशा वैलिड होता है कंडक्टर के लिए, है ना, जिससे होकर के करंट पास हो सके। क्योंकि हम जानते हैं ओम्स लॉ ने क्या बताया था, ओम्स लॉ बताया था कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, है ना। करंट जो है वो पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा करंट होगा, कहने का ये मतलब है, ठीक है। ओम्स लॉ को हम लोग प्रूव भी करेंगे, भी बराबर आई आर होता कैसे है, तो लेकिन इसको हम लोग सब्जेक्टिव में प्रूव करेंगे। तभी आप इतना जान लीजिए कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है और ये हमेशा कंडक्टर के लिए वैलिड होता है, ठीक। तो देख लीजिए, ओम्स लॉ इज फॉलोड बाय कंडक्टर, यानी फर्स्ट ऑप्शन का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डी वैरीज विथ द इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द रिलेशन, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डी वैरीज विथ द इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द रिलेशन भी डी, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी रिलेशन हमने बताया था भी डी इक्वल टू होता है माइनस ई टाउ और ये भाई क्या एम ई। अब ये क्या कहता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डी वेरीज विथ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे वेरी करता है और किस रिलेशन से। तो आप देख लीजिए, भी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ हमको दिख रहा है ई, ये वाला देखो ई, इसका मतलब इसी पर डिपेंड करता होगा। तो आप क्वेश्चन इसमें ढूंढ लीजिए, भी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर तो यहाँ नहीं है ना। यहाँ पे ई केवल है, ई स्क्वायर तो नहीं है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। भी डी इज इन्वर्सली वाला तो होगा ही नहीं। भी डी इज कॉन्स्टेंट ना, भी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, हाँ ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, है ना, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, किर्चॉफ्स जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ। देखिए, किर्चॉफ्स ने दो नियम बताया था, एक पॉइंट और जंक्शन रूल जिसको बोलते थे हम लोग पॉइंट और जंक्शन रूल फर्स्ट था, और दूसरा क्या था, मेश एंड लूप लॉ,
है ना, मेश एंड लूप रूल बोलो या लूप लॉ बोलो, एक ही चीज़ है। तो आप यहाँ पे समझ जाइए कि ये जो किर्चॉफ्स लॉ में दो लॉ जो था उसमें एक था आपका जंक्शन लॉ, किर्चॉफ्स जंक्शन लॉ या पॉइंट लॉ इसी को बोलते थे, और दूसरे का बोलते थे लूप लॉ या तो फिर मेश लॉ, है ना, दोनों एक ही चीज़ है, मेश लॉ या मेश। पॉइंट और जंक्शन लॉ में हमेशा चार्ज कंजर्व रहता था, चार्ज, और मेश लॉ में हमेशा एनर्जी कंजर्व रहता था, एनर्जी, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए किर्चॉफ्स लूप रूल, लूप, है ना, अच्छा यहाँ पे है किर्चॉफ्स जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन द, जंक्शन बोला, जंक्शन, देखिए किर्चॉफ्स का जंक्शन रूल ये है और ये चार्ज को कंजर्व करता है, इसका मतलब है कि चार्जेस का सही आंसर होगा, यानी ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किर्चॉफ्स लूप रूल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ शेप, है ना, यहीं पे दोनों क्वेश्चन का आंसर हमने बता दिया है। किर्चॉफ्स का जंक्शन लॉ, है ना, या तो लूप रूल, लूप लॉ बोला जाए, लूप रूल बोला जाए, या तो फिर मेश लॉ बोला जाए, मेश लॉ, है ना, ये दोनों किस पर डिपेंड करता है, मतलब किसको कंजर्व करता है, तो ये एनर्जी को कंजर्व करता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, हाँ, द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल किस पर डिपेंड करता है ना, रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी का एक अभी फॉर्मूला बताया था अभी आपको, आर रेसिस्टेंस है ना, रो एल बाई क्या ए, ये रेसिस्टिविटी है, तो रो बराबर हम लिख सकते हैं आर ए बाई ए एल। अब ये रो किस पर डिपेंड करने लगा, है ना, क्या बोलता है रेसिस्टिविटी, है ना, ठीक है। रो डिपेंड कर रहा है किस पर, देखिए रेसिस्टेंस पर, और किस पर, एरिया पर, और किस पर, लेंथ पर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, और इसमें ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया है, नन ऑफ दिस, है ना, और इसका ऑप्शन दिया हुआ है सी नंबर, कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, रेसिस्टिविटी, किसी मटेरियल का रेसिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है ना, एरिया लिखता है, तो आर इजकल टू होता है रो एल बाई क्या ए, ये रेसिस्टेंस है और ये रेसिस्टिविटी है, तो रेसिस्टिविटी किस पर डिपेंड करने लगा, सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है टेम्परेचर, टेम्परेचर यदि बढ़ाएंगे तो कंडक्टर के अंदर में, एक मिनट थोड़ा सा देख लीजिए, ये कंडक्टर है ना, पोटेंशियल एक्सटर्नल दे रहे हैं इस तरीके से, करंट यहाँ से पास करा रहे हैं, मतलब करंट यहाँ से रिलीज हो रहा है, जितना ज़्यादा मतलब करंट इसमें से चार्ज आएगा, मतलब करंट जाए क्यू बाई टी इक्वल टू होता है क्या, करंट आई, इलेक्ट्रॉन, सारा इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, और एक सैनिक की भांति, है ना, एक साथ बंच में ये मूव करना स्टार्ट करेगा, इसका लेंथ क्या है एल, है ना, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। यदि हम करंट का मान बढ़ाते हैं, है ना, या टेम्परेचर का मान बढ़ा लेते हैं, मान लीजिए कि टेम्परेचर का मान बढ़ाएंगे, टेम्परेचर का मान बढ़ाएंगे तो इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन के टकराने की क्षमता बढ़ जाएगा, यानी रिलैक्सेशन टाइम जो होगा, रिलैक्सेशन टाइम वो कम हो जाएगा, मतलब कि कम समय में टकरा जाएगा, कहने का यही मतलब है, रिलैक्सेशन टाइम कहने का मतलब है कि द सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो सक्सेसिव कोलिजन होता है उसी टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो यदि दो इलेक्ट्रॉन काफ़ी जल्दी जल्दी टकरा रहा है, काफ़ी जल्दी जल्दी टकरा रहा है, तो इसका मतलब है कि रिलैक्सेशन टाइम का मान घट गया है ना, कम हो गया, रिलैक्सेशन टाइम का मान कम हो गया है। तो हमने आर में एक चीज़ बताया था, आर इक्वल टू होता है एम ई एल, ओम्स को नियम से हम बताएंगे इसको, जब हम प्रूफ करेंगे ओम्स लो तब, इसको आप समझ लीजिए एम ई एल डिवाइड बाई ये होता है आपका एन ई स्क्वायर ए, और ये टाउ, है ना, ए, एक मिनट चला नहीं, फिर से लिखते हैं, एम ई एल एन ई स्क्वायर ए, और ये क्या होता है टाउ, टाउ क्या है, ये रिलैक्सेशन टाइम, देखिए रिलैक्सेशन टाइम का मान बढ़ाएंगे, यदि रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रेसिस्टेंस का मान बढ़ेगा, और रिलैक्सेशन टाइम का मान बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस का मान घटेगा, इसका मतलब है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी ही होगा, है ना। बाकी इसका फिजिकल क्वांटिटी है जिस पर डिपेंड नहीं करेगा, जैसे देख लीजिए आर बराबर रो एल बाई ए, है ना, एरिया फिक्स हो गया, जितना बड़ा कंडक्टर ले रहे हैं उसका लेंथ भी फिक्स हो गया, ये दोनों कांस्टेंट है, और रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी इस कंडीशन में यदि लेंथ का मान 1 मीटर लिया जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका
1 मीटर स्क्वायर लिया जाए तो ऐसे कंडीशन में आर जो है वो बराबर हो जाएगा किसका, रो का, मतलब रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी जैसा एक्ट करने लगेगा। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी ही सही होगा, यही मोर अप्रोप्रिएट है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ n cells each of EMF E and internal resistance are connected in parallel then the total EMF and internal resistance will be। अच्छा, ये सेल से क्वेश्चन है ना। इफ n cells each of EMF E and internal resistance are connected in parallel, है ना, पैरेलल मूव इसको जोड़ा गया है, तो आपसे पूछा है कि टोटल ईएमएफ का मान कितना होगा और इंटरनल रेसिस्टेंस का मान कितना होगा। यानी आपसे पूछा जा रहा है टोटल ईएमएफ और इंटरनल रेसिस्टेंस, ये दोनों पूछा जा रहा है। तो टोटल ईएमएफ और इंटरनल रेसिस्टेंस, अब याद आप ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ कभी चेंज नहीं करेगा, है ना। ईएमएफ जो एक बार लगा दिया गया, ईएमएफ मतलब क्या, पोटेंशियल। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका हिंदी होता है विद्युत संवाहक बल, है ना। तो ईएमएफ क्या है, पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। अब इसमें कहता है किसमें लगाया गया है, पैरेलल में, है ना, पैरेलल में। जब ये पैरेलल में लगाया गया है तो इसका मतलब है कि हम इसको पैरेलल में लगाएंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे, सेल है, सेल को, और nth टर्म के लिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो nth टर्म के लिए प्रत्येक का रेसिस्टेंस का मान, इंटरनल रेसिस्टेंस का मान यदि स्मॉल r है तो वैसे कंडीशन में हम इसको n/r लिखेंगे, लेकिन चूंकि पलट जाएगा तो r/n हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन सेल से रिलेटेड है, सेल का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है जो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी आप समझ जाइए, ईएमएफ का मान चेंज नहीं होगा, है ना, मतलब कि बराबर ही रहेगा इसमें पैरेलल में, और r/n इसका इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट मान होगा, मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस का टोटल वैल्यू होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, द रेसिस्टिविटी ऑफ अलॉय मैग्नीन इज, अलॉय मतलब क्या होता है, मिश्र धातु, मैग्नीन का मिश्र धातु है जिसका रेसिस्टिविटी पूछा जा रहा है कि रेसिस्टिविटी कितना होता है, नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज रैपिडली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज रैपिडली विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज रैपिडली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अच्छा, तापमान से निर्भर नहीं करता है, तापमान में वृद्धि के साथ तेजी से बढ़ता है, तापमान में कमी के साथ तेजी से बढ़ता है, तापमान में वृद्धि के साथ तेजी, ध्यान रखिएगा ये तापमान से इसको कोई लेना देना नहीं है ना। रेसिस्टिविटी ऑफ अलॉय मैग्नीन, मैग्नीन का जो अलॉय रहता है, मिश्र धातु होता है, इसको तापमान से कोई लेना देना नहीं है, ये तापमान से इंडिपेंडेंट रहता है। इसका मतलब है तापमान से जो इंडिपेंडेंट रहता है वही इसका मोर अप्रोप्रिएट आंसर होगा। तो देखिए, नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर से लगभग ये इंडिपेंडेंट रहता है, इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर यही होगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, इक्विवेलेंट रेसिस्टर का मान पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, मतलब कैसा होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, सेम रहता है, या इनमें से कोई नहीं होगा। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर इन पैरेलल, देखिए पैरेलल की बात करता है ना, पैरेलल की बात करता है। जब हम लोग पैरेलल की बात करते हैं तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की बात कर रहा है, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेसिस्टर का मान कितना होता था, याद कीजिए, रेसिस्टेंस के बारे में बताया जा रहा है, मतलब कि अब मान लीजिए कि एक रेसिस्टर यहाँ है, एक रेसिस्टर यहाँ है ना, एक रेसिस्टर यहाँ है, इस तरीके से इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे, जोड़ेंगे, कैपेसिटर का उल्टा होता है बाबू, कैपेसिटेंस का उल्टा होता है इसमें, ये ऐसा, ये पैरेलल है। और यदि सीरीज की बात करेंगे तो सीरीज में इस तरीके से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, ऐसे सीरीज, ये R1 है, ये आपका R2 है, इसी तरह से ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाया, पैरेलल, और ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाया। याद रखिएगा, जो कैपेसिटर में सीरीज के लिए इस्तेमाल होता था फॉर्मूला, वो इसमें पैरेलल के लिए इस्तेमाल होगा, और उसमें मतलब कि रेसिस्टर में पैरेलल के लिए इस्तेमाल होता था, वो सीरीज में इस्तेमाल होगा या सीरीज के लिए इस्तेमाल होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें ओम्स का नियम इस्तेमाल होगा, उसमें कैपेसिटर का इस्तेमाल होता था Q बराबर C भी, इसमें ओम्स का नियम V बराबर IR इस्तेमाल होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए करंट यहाँ से निकला, ये करंट इसमें सारा बट रहा है, I1, इसमें गया I2, इसमें गया आपका I3, है ना, और सभी का पोटेंशियल क्या है, बराबर, यहाँ से यहाँ तक सबका पोटेंशियल बराबर है। यानी हम बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक ऐसा रेसिस्टर जिसमें करंट सब में बट जाए लेकिन पोटेंशियल सबका बराबर हो, उस प्रकार के कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। 2 or more than 2 resistor are connected in such a way that the current through each resistor are different but potential difference of each resistor are same,
सच कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर इज नोन एज क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें भी वही होगा, सीरीज में भी। सीरीज में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ से एक सेल को जोड़ दीजिए, है ना, यहाँ से करंट जा रहा है, एक बार इसको मिटाते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना, अब फिर से बनाते हैं इसको, थोड़ा गलती हो गया। देखिए ये आपका है सीरीज, है ना, इसको आप सीरीज बोल सकते हैं, ये सीरीज है। ये आपका है R1, ये R2 और ये क्या है R3। आप इसे एक्सटर्नल सेल के द्वारा करंट पास कराइए, करंट पास कराएंगे आई, तो आई जाएगा, जो आई इसमें जाए करंट जा रहा है वही इसमें जा रहा है, वही इसमें जा रहा है, वही इसमें जा रहा है, यानी पोटेंशियल सबका अलग अलग होगा। इसका पोटेंशियल V1 होगा, इसका पोटेंशियल V2 होगा, इसका पोटेंशियल V3 होगा। इसका मतलब ये होगा कि करंट सब में सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। तो हम बोल सकते हैं 2 or more than 2 resistors are connected in such a way that the current through each resistor passes through each resistor are same, while the potential across each resistor are different. Such type of combination of resistor is known as क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जो पैरेलल में होता था उसमें, इसमें ये सीरीज में होगा। तो आप देख लीजिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर इन पैरेलल, है ना, पैरेलल रेजिस्टर में। अच्छा, इसमें सीरीज में कैसे होता है हल्का सा हम बताने की कोशिश करते हैं। आप देख लीजिए कौन बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, तो आई बराबर हो जाएगा आपका I1 प्लस I2, है ना, थोड़ा सा अच्छा से नहीं लिखा रहा है, एक मिनट, लिख देंगे हम क्या, I इक्वल टू I1 प्लस I2 और ये प्लस क्या I3। अब V बराबर क्या होता है IR, V इक्वल टू क्या होता है IR, किसके नियम से, ओम्स के नियम से। तो I बराबर क्या होगा V बाई R, यानी R इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या V बाई R1, यहाँ हो जाएगा आपका V बाई R2, यहाँ हो जाएगा आपका V बाई R3। अब हर जगह से भी हम लोग कॉमन लेकर के काट सकते हैं। तो R इक्विवेलेंट बराबर बचा कितना, ये बचा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 और ये प्लस 1 बाई कितना R3, ये बचा, है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की यदि बात करते हैं तो R इक्विवेलेंट n आइडेंटिकल सेल के लिए तो ये हो जाएगा n बाई R, nवां टर्म के लिए। और इसको जब पलट देंगे तो ये वाला R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आएगा वो आएगा कितना, R बाई n, है ना, यहाँ आएगा आपका R बाई n। यही क्वेश्चन अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले था सेल वाला कंडीशन में। यानी यदि हम पैरेलल में इसको जोड़ेंगे तो आएगा 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ऐसा कुछ। लेकिन यदि हम लोग सीरीज की बात करेंगे तो इसमें आएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एक्सेट्रा चलते जाएगा। एन आइडेंटिकल, इसमें एन आइडेंटिकल यदि हम लोग जोड़ेंगे रेजिस्टर को तो इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा कितना, NR, है ना, यदि आइडेंटिकल रहेगा तो। क्वेश्चन यहीं से है, ठीक है। इसको हमको लगता है कि आगे सब्जेक्ट में भी हम बताएंगे इसको। ये आपको दिखा रहे थे केवल कि इक्विवेलेंट का मान कैसे निकलता है और कितना होता है, ठीक। तो देखिए द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टर का मान क्या होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टर का मान हमेशा घट जाता है ना। पैरेलल क्यों घट जाता है भाई, आप देख लीजिए ना, यहाँ से करंट गया, इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया, जितना करंट गया था सारे जब एक में जा रहा है, नहीं, मतलब सारा बढ़ जा रहा है। बढ़ जा रहा है इसका मतलब है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टर का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये इसका मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8, ऑप्शन नंबर बी, 8 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज देन डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल बी। अच्छा देखिए ध्यान रखिएगा, गैल्वेनोमीटर क्या होता है ये हल्का सा आप समझ लीजिए। गैल्वेनोमीटर में 4 रेसिस्टर लगा हुआ रहता है, इस तरीके से 4 रेसिस्टर लगा हुआ है और बीच में आपका गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा हुआ रहता है जी, ठीक है। एक्सटर्नल इसको बैटरी से जोड़ा जाता है इस तरीके से। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई ये जो बैटरी है ना, ये वाला बैटरी, यदि हम नाम दे दें इसको A है और ये आपका B है, C है और ये क्या है D। A B C D में से अभी B D के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और A C के अक्रॉस क्या लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है। अब ये कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में कि भाई B D के अक्रॉस बैटरी लगा दो और A C के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर लगा दो, मतलब इंटरचेंज कर दो। तब इसके डिफ्लेक्शन पर क्या असर पड़ेगा, मतलब गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होगा, गैल्वेनोमीटर जो कांटा इधर उधर घूमता है, इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, गैल्वेनोमीटर के बैटरी या तो फिर सेल और गैल्वेनोमीटर को एक्सचेंज करने पर इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता है, मतलब कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब अनचेंज रहता है, आप समझ लीजिए ये ऐसा। तो आप देख लीजिए कि इसमें अनचेंज वाला ऑप्शन है या तो फिर डिफ्लेक्शन नहीं करने वाला क्या है, इसमें वही इसका ऑप्शन होगा। देखिए लिखता है
चेंज इन प्रीवियस डायरेक्शन, पहले जैसा डायरेक्शन था वैसा हम चेंज हो जाएगा। चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में बदल जाएगा। नॉट चेंज, नॉट चेंज मतलब बदलेगा ही नहीं, है ना, इसका मतलब यही ऑप्शन सही होगा। नॉट चेंज, बिल्कुल चेंज नहीं करेगा। और इसमें हो जाएगा क्या, नन ऑफ दिस। ठीक है, विदस्टोन ब्रिज भी आपके सिलेबस में है ना। और ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, इसको हम लोग सब्जेक्ट में फिर से डील करेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अ सेल हैविंग एन EMF E and internal resistance R is connected across a variable and external resistance R. As the resistance R is increased, the plot of potential difference V across R is given by. विद्युत वाहक बल मतलब EMF E और आंतरिक प्रतिरोध R वाले एक सेल को एक बाहरी प्रतिरोध R से जोड़ा जाता है। जैसा कि प्रतिरोध R बढ़ाया जाता है तो R में संभावित अंतर और V को आलेख द्वारा दिया जाता है। देखिए ये ग्राफ है ना, एक मिनट, ये ग्राफ है और ये ग्राफ में आपसे बोला जा रहा है कि एक सेल जिसका EMF E है, EMF E है मतलब कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF E है, इंटरनल रेसिस्टेंस R के बारे में बोला जा रहा है, मतलब कि E और R के बीच में, अच्छा इंटरनल रेसिस्टेंस R है, कनेक्टेड है अक्रॉस वेरिएबल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R से, है ना, कैपिटल R। रेसिस्टेंस R इज इंक्रीज, अच्छा R का मान बढ़ा रहा है ना, R का मान बढ़ा रहा है। द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी अक्रॉस R इज गिवन बाय, R का मान बढ़ा रहा है तो V के अक्रॉस में इन चारों आरेख में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। तो सबसे पहली बात ये है कि स्ट्रेट लाइन कभी नहीं होगा, ऐसा पोटेंशियल का इसमें R का मान बढ़ाया जा रहा है तो ये हमेशा कर्व बनेगा। तो कर्व बनेगा तो देखिए ये घट रहा है, घटने की संभावना नहीं, ये भी नहीं होगा। ये कर्व बना रहा है, ये कर्व तो ठीक गया ऊपर लेकिन वापस नीचे आ गया, मतलब ये भी नहीं होगा, है ना। तो इस ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन यही है, ऊपर गया है ना पूरा रजिस्टर में आकर के फिर से नहीं सटा, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्या है क्वेश्चन नंबर 11? देखिए क्या था, ए बी इज अ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर, ए बी वायर है पोटेंशियोमीटर में, विथ द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर, द शिफ्ट इन द बैलेंस पॉइंट जे, यहाँ जे लिखा हुआ है ना, शिफ्ट द बैलेंस पॉइंट जे विल बी, जे जो है किधर शिफ्ट करेगा, है ना, टुवर्ड्स बी, टुवर्ड्स ए, रिमेन कांस्टेंट, फर्स्ट टुवर्ड्स बी देन बैक टुवर्ड्स ए। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इसमें किसको बढ़ा रहा है, ए बी इज वायर पोटेंशियोमीटर विथ द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, अच्छा रेसिस्टेंस का मान बढ़ा रहा है तो रेसिस्टेंस का मान बढ़ाएगा तो बी की ओर शिफ्ट करेगा, रेसिस्टेंस का मान घटाएगा तो ए की ओर शिफ्ट करेगा, ठीक है, ओम्स के नियम से, है ना। तो किसको बढ़ा रहा है, इसको वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस का मान बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है इसका मतलब कि ये और इधर खिसकेगा और इधर खिसकेगा मतलब बी की ओर शिफ्ट करेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आई भी ग्राफ रिप्रेजेंट ओमिक कंडक्टर। देखिए आई भी और वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओम्स लॉ का दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, आई भी कैरेक्टरिस्टिक्स और वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। आपका क्वेश्चन कहाँ से है, आई भी कैरेक्टरिस्टिक्स है मतलब आई भी ग्राफ इनमें से कौन है, तो आई भी ग्राफ इसमें से ढूंढ लीजिए कौन सा है ना। क्वेश्चन सब्जेक्टिव में चले गए, कहाँ गया, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आई भी ग्राफ रिप्रेजेंट्स ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर किसको बोलते हैं, ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर किसको बोलते हैं, आप इसको हल्का समझ लीजिए। देखिए ओमिक कंडक्टर वैसे कंडक्टर को बोलते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, नॉन ओमिक कंडक्टर वैसे कंडक्टर को बोलते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि आई भी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, आई भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा ओम्स लॉ में होता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो पोटेंशियल बढ़ाने पर करंट का मान बढ़ेगा और इसका ग्राफ कैसे जाता है ऐसे, यानी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, आई, यानी इसमें से जैसा ये ग्राफ है वैसा जो मिल रहा है वही ऑप्शन होगा। ये कर्व वाला होगा नहीं, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, कर्व वाला नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन वाला होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर वी आई ग्राफ अ गुड कंडक्टर। अच्छा, एक गुड कंडक्टर की बात करता है ना, गुड कंडक्टर की बात करता है, इसके लिए ग्राफ क्या होगा, ग्राफ सेम ही होगा है ना, लेकिन हल्का सा मूवमेंट होगा इसमें,
है ना, और हम लोग ग्राफ से उसको क्या करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें से स्पष्ट पता चल रहा है कौन सा ग्राफ होगा, उसमें मूवमेंट होगा। देखिए एक हल्का सा मूवमेंट होगा, देखिए ऐसे, और ये हल्का सा ऐसे जाएगा, ये पूरा कर्व नहीं होगा, पूरा स्ट्रेट भी नहीं होगा, ये सब भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर यही सही होगा। सही है, ठीक है, इसको एक बार ध्यान में रखना पड़ेगा। ओमिक कंडक्टर के लिए स्ट्रेट लाइन, और यदि वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता है और गुड कंडक्टर की बात करता है तो गुड कंडक्टर में हल्का सा मूवमेंट आएगा, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ये दिखाया गया रहेगा डॉटेड लाइन से, है ना, ये आपके क्वेश्चन में, एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 रेसिस्टर, रेसिस्टर से क्वेश्चन है, अभी हम जो बताए हैं उसी से क्वेश्चन है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन यही से बन जाएगा। कहता है द करंट थ्रू इच रेसिस्टर इज सेम। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन बात करता है, सीरीज कॉम्बिनेशन देखिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, करंट इससे पास कराएंगे, जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही करंट इसमें जाएगा। मान लीजिए ये R1 है और ये क्या है R2, पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ओह कैप्स्टर बना दिया, है ना, पैरेलल। देखिए ये ऐसा है और ये ऐसे, मान लीजिए, है ना, ये आपका एक बैटरी लगा हुआ है यहाँ पे, करंट यहाँ से पास कराएंगे I, तो इधर बैठेगा I1, है ना, इधर क्या हो जाएगा I1, यहाँ से I1, इधर I2 और इधर क्या I3, हम लिख देते रहे I3, ये हो जाएगा आपका I2 और ये हो जाएगा आपका क्या I1। तो अब देख लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन में द करंट थ्रू इच रेसिस्टर इज सेम, हाँ यही होगा, सीरीज की बात करता है, पहला ये, आगे ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरा हम कहता है वोल्टेज थ्रू इच रेसिस्टर आर सेम, ना इसमें नहीं होगा, ना इधर करंट और नोर वोल्टेज बोथ करंट, ना इसमें नहीं होगा, ऑप्शन नंबर यही सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट मेरे ख्याल से। द रेसिस्टिविटी ऑफ अलॉय मैग्नीन इज, ये तो अभी क्वेश्चन आया था थोड़ी देर पहले मेरे ख्याल से, है ना, द रेसिस्टिविटी ऑफ अलॉय मैग्नीन, मैग्नीन मिश्र धातु है, इसका रेसिस्टिविटी क्या होगा, तो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा, ये हमने अभी पहले बताया थोड़ी देर पहले। तो नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज रैपिडली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, और इंक्रीज रैपिडली विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, ना इन सब में से केवल यही होगा इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। लगभग ये तापमान जो रहता है वो परिवर्तन से परे होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये सारा ऑब्जेक्टिव आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। एक बार इसको पुनः देखने का प्रयास कीजिएगा, इससे रिलेटेड जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट क्लास से हम उसको डील करेंगे। इसमें से एक बार हम देखते हैं कि इसमें कितना क्वेश्चन है ना, देख लीजिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में छोटा छोटा क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअल है, बिल्कुल बेसिक है, और किर्चॉफ्स का रूल से कुछ कुछ क्वेश्चन है जो कि आपका दिया गया है आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ड्रिफ्ट मोबिलिटी से क्वेश्चन है, देखिए मोबिलिटी से म्यू वी इक्वल टू वी डी बाई ई होता है, मतलब रेशियो बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, मोबिलिटी से एक तो क्वेश्चन है। और बड़े क्वेश्चन की यदि बात करें तो बड़ा क्वेश्चन कौन सा है एक बार देखते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आपका रिलेशन पूछा हुआ है, आपसे पूछा हुआ है ये क्या है, मीटर ब्रिज, है ना, मीटर ब्रिज से क्वेश्चन है, पोटेंशियोमीटर से क्वेश्चन है ना, मीटर ब्रिज से क्वेश्चन है, पोटेंशियोमीटर से क्वेश्चन है, देखिए पोटेंशियोमीटर यहाँ दिया हुआ है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन में पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, विदस्टोन ब्रिज, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हम लोग एक एक करके सारा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको सॉल्व करके किर्चॉफ्स का जंक्शन रूल इस्तेमाल करके इसको बनाना भी है, चलिए देखेंगे, है ना, सारा क्वेश्चन एक एक करके हम लोग देख लेंगे इस चैप्टर में। आज हमने कंप्लीट किया है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 तक मेरे ख्याल से हो गया था अभी तुरंत, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 है सब्जेक्टिव का, और ये सब्जेक्टिव है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने बताया, आज नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। ये सारा वीडियो यदि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहा है तो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, है ना, और वैसे स्टूडेंट तक पहुंचाइए जो नहीं पढ़ पा रहे हैं या किसी कारणवश छूट गया है, उसका पूरा सिलेबस पढ़ नहीं पाया है, तो एक बार कम से कम ये रिवीजन हो जाएगा तो उसको काफ़ी मदद मिलेगा, हेल्प मिलेगा। प्रयास कीजिए कि ये जितना भी सेट है खुद से एक नोट्स बनाइए और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत कारगर सिद्ध होगा। अभी आपके पास समय है,
अभी पूरा दिसंबर पड़ा हुआ है आपके पास और जनवरी, 2 महीना समय पूरे पूरे तरीके से 2 महीना में आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।